हाँ, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो हाँ, कुछ लोग मुझे पीपीटी रीडर बोलते हैं। एग्रीकल्चर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, क्या उसमें सच में कोचिंग जरूरी है? देखो, जॉब्स गवर्नमेंट अगर आप बोलोगे तो उसके लिए तो मुझे यही कहना चाहिए कि ऊँट के मुंह में जीरा जैसी जॉब्स आ रही हैं आजकल। मुझे कुछ नहीं मिला, जिनको चंडीगढ़ आए कुछ नहीं मिलता, उनको कॉल सेंटर मिल जाते हैं। यहाँ पे कॉल सेंटर में बहुत सारी जॉब है। मैं अगेन जो बुक्स का नाम बोलने जा रहा हूँ तब बोल रहा हूँ, अगर आपने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ा है, नाउ यू कैन गो विद पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अरुण कात्यायन, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट को समराइज में एक्सप्लेन कर देता है। बड़े प्लेटफॉर्म पहले से टीचर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज डिलीवर करो। अगर आप यूट्यूब बोलोगे तो देखो, मैं सच्चाई बताता हूँ, बिकॉज आपने मेरे से बिजनेसमैन मार्केटिंग वर्ड बुलवा ही लिया है। अगर आपको पढ़ना हो यूट्यूब से, आज से आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको सिर्फ एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं, आप 3 साल तक पढ़ते रहो, आपका सिलेबस तो भी खत्म हो गया। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि अभी के टाइम पे आपको कौन लगता है कि बेस्ट टीचर है एग्रीकल्चर में? कोई भी ऑक्यूपेशन आप करेंगे, बड़ा होने का बिजनेस ही दिखेगा। मार्केटिंग में आप देखते हैं तो किंग ऑफ मार्केटिंग बोला जाता है, मतलब कि जितना ज़्यादा आप शो ऑफ करते हैं उतनी अदर कोचिंग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? इसका आंसर नहीं कर सकता मैं। हाँ जी दोस्तों, तो हमारी देखो यार कोई बैक हिस्ट्री रही हो, लेकिन मुझे पर्सनली उनसे मिलना था, तो मैंने बोला कि एक पॉडकास्ट करते हैं। तो बोले ठीक है, आ जाओ चंडीगढ़। तो मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ से इंटरव्यू लेकर आया। अब देखो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि आपको भी हेल्प करेंगे, और मैंने पूरा ट्राई किया है कि इस इंटरव्यू को जितना हो सके उतना अनफिल्टर्ड रखा जाए। लेकिन सर की आदत पुरानी, आप जानते ही हैं, उनको थोड़ा बहुत प्लग इन करने बहुत अच्छे से आता, तो उन्होंने किया है। लेकिन आपको बहुत मजा आने वाला है इस पूरे इंटरव्यू में। आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, देखो यार, हम डबल कैमरा शूट कर रहे थे, और ये वाला कैमरा था उनके फेस पे, और दूसरा जो कैमरा था ये वाला जो ऐसा दिखता है। तो इसमें मेरा कार्ड लगा था, और मैं सोचा था कि भाई इसमें फाइल सेव होगी MP4 में, लेकिन वो फाइल सेव हुई है XML करके कुछ में। और मैं काफ़ी ट्राई किया है उसको कन्वर्ट कर दें MP4 में, और क्योंकि डबल कैमरा शूट मुझे चाहिए था कि भाई एकदम प्रोफेशनल लगे, और लगे कि हाँ एक एक्चुअल बढ़िया पॉडकास्ट वगैरह हो रहा है। वॉइस वगैरह बहुत अच्छी आई है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि मेरी फाइल जो है कन्वर्ट नहीं हो पाई है। तो सिर्फ और सिर्फ सर की जो फाइल है आपको दिखेगी वीडियो में, ठीक है? तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगा कि और बेटर मैं कर पाऊँ, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही ट्रैवल करूँ, जो काफ़ी बड़े लोग हैं एग्रीकल्चर में, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी, काफ़ी बड़े पोस्ट पे हैं, मैं उनसे मिलूँ, उनकी बातें आप तक पहुँचाऊँ, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके थोड़ा मनोबल बढ़ेगा, तभी तो काम करने में मज़ा आएगा कि हाँ भाई, ऑडियंस को भी पसंद आ रहा है कि आप बस बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो, तो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए। जब सब कुछ फ्री में है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और टाइम स्टैम्प भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ से देखना है, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर देते हैं इंटरव्यू को। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा इंटरव्यू आराम से ले सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। स्टार्ट करूँगा तो मैं राजस्थान के एक विलेज से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। एंड राजस्थान की लैंड डेजर्ट है, बट हाँ, गंगानगर मतलब डेजर्ट नहीं है, बट लैंड भी की फर्टिलिटी कम है। सो इनिशियली जब स्कूलिंग की बात करता हूँ तो 5th क्लास तक अपने गांव के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद पापा के पास उतने फंड्स, उतना पैसा नहीं था, तो हमारे पास जो जमीन थी ऑलमोस्ट 3.5 एकर्स थी, उसको बेच दिया था हमारी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। हालांकि जब मैं जमीन की बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारी बातें उस टाइम नहीं पता थी, बिकॉज आई वॉज जस्ट इन 6th क्लास, बच्चा था मैं उस टाइम पे। एंड जब वो कोर्ट कचहरी वाला बेचना जमीन एंड ऑल, तब तो मुझे नहीं पता था। आई रियलाइज कि पापा के आंखों में आंसू हैं। मुझे वो समझ नहीं आया था उस दिन कि वो आंसू किस वजह से है, बिकॉज मैं तो बच्चा था। आफ्टर टाइम इवेंचुअली आई रियलाइज कि एक किसान जब जमीन बेचता है तो उसका दर्द क्या होता है। एंड उसी तरह से फिर मैंने स्कूलिंग पूरी करी। स्कूलिंग के बाद 12th के बाद जो मैंने सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया, दैट वाज गाइडेंस। क्योंकि ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब लाइफ में आती है तो हर किसी को दिख जाता है कि यार पैसा नहीं है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। बट आई थिंक पैसे के लिए बैंक से आप लोन ले सकते हो, बट गाइडेंस के लिए यू नीड समवन जो खुद सक्सेसफुल और आपको बता सके क्या करना चाहिए। मुझे कुछ आइडिया नहीं था। 10th के बाद स्कूलिंग करी, 11th एग्रीकल्चर से। क्यों करी? बिकॉज स्कूल जो था वो गांव के पास था, एंड देयर वर ओनली 2 ऑप्शन, आर्ट्स एंड एग्रीकल्चर। मुझे लगा एग्री में ज्यादा मेरा इंटरेस्ट है, मुझे जाना चाहिए। आफ्टर 12th BSc AG कर ली। BSc AG के लिए बहुत कुछ नहीं पता था। एंट्रेंस एग्जाम दिया, फर्स्ट टाइम क्वालिफाई नहीं हुआ। आई वाज लाइक, साल वेस्ट नहीं करना है, तो मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अब ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ठीक थी क्लासरूम में, तो सपने थोड़े बड़े थे। एंड आई वाज थिंकिंग कि दीपक कुछ करना है तो बड़ा करेंगे, पता चलना चाहिए कि गांव से एक लड़के ने बड़ा काम किया। एंड मैं बहुत पैशनेट था UPSC के लिए।
मैंने ग्रेजुएशन करी, मास्टर्स करी, मास्टर्स के ड्यूरिंग ही मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैंने जितनी भी सेविंग्स करी थी, सेविंग्स पार्ट टाइम जॉब से, जब मैं ग्रेजुएशन के बाद एमएससी के टाइम पे कर रहा था। किस टाइप की जॉब थी सर? मैंने एक्चुअली पेस्टिसाइड कंपनी में पार्ट टाइम, मतलब 3 to 4 आवर्स के लिए मैं जॉब करता था वहां पे। एंड बेसिकली वो एग्रीकल्चर नहीं, रिकॉर्ड कीपिंग वाला काम था वहां पे। उस काम को मैं करता था और जितने मैंने वहां से सेव करे वो सारा पैसा मैंने 6 महीने की यूपीएससी कोचिंग में लगा दिया। वो जुनून सारा मेरा उतर गया जो मेरा यूपीएससी वाला था। जब जेब से सारे पैसे खत्म हो गए तब लग रहा था कर लूंगा। मैं जब फर्स्ट डे कोचिंग के लिए गया तो वहाँ के जो काउंसलर थे उन्होंने मुझे क्लियरली बोला कि हिंदी माध्यम से तैयारी मत करो, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है इफ़ यू विल गो फॉर इंग्लिश मीडियम। हिंदी माध्यम से तैयारी कर ली, कुछ भी नहीं आया। बिकॉज पहले दिन जब मैं क्लासरूम में गया ना, मुझे समझ तब भी आ गया था कि यार हिंदी में समझ नहीं आ रहा। दिल्ली गए थे आप? मैं जयपुर गया, दिल्ली गया था, दिल्ली में हिंदी मीडियम नहीं मिला मुझे। अच्छा। फिर मैं जयपुर गया, लाल कोठी जयपुर में, वहां पे कोचिंग करी। तो हिंदी मीडियम में जब पहली क्लास अटेंड करी ना, मैं फर्स्ट क्लास में समझ गया था कि दीपक समझ हिंदी भी नहीं आ रही है तेरे को, कुछ नहीं मिला। तो आई स्टार्टेड अ प्राइवेट जॉब। पहली जॉब मेरी 2013 के अंदर मैंने शुरू करी, मतलब पार्ट टाइम के बाद। एंड इट वाज एन अमेरिकन कंपनी। उससे पहले जब मैं चंडीगढ़ आया 2013 में, मैं इंटरव्यू दे रहा था, मुझे कुछ नहीं मिला। और जिनको चंडीगढ़ आए कुछ नहीं मिलता, उनको कॉल सेंटर मिल जाते हैं। यहाँ पे कॉल सेंटर में बहुत सारी जॉब है। अब जब उन्होंने मुझे बोला कि सैलरी विल बी 8200, कुछ भी नहीं है जेब में, तो 8200 ठीक ही लग रहा था मुझे। शिफ्ट मुझे नाइट की मिली 11 से 8 बजे की। मैंने 3 दिन वहां पे जॉब करी। और जो रात को फोन करते हैं ना, उनकी जो लैंग्वेज होती है, भाषा, वो कुछ इस तरह की होती है कि अब 2-3 कॉल के बाद ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। पूरी रात निकालना मुश्किल काम था, बिकॉज कस्टमर के लोग फ्रस्ट्रेशन में फोन करते हैं। मैंने आफ्टर 3 डेज जॉब छोड़ दी। फिर मेरे दिमाग में आया कि यूपीएससी भी गया, ये जॉब भी गई, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन वो टाइम होता है जब हमें ऐसा रियलाइज होता है कि यार ये कर देंगे, वो कर देंगे। और शायद ये वही एज है 25-26 साल तक वाली, जब एस्पिरेशन बहुत हाई होती है ना। आप देखेंगे शाम को 4 लोग बैठे, 2 पैग लगा लिए, एस्पिरेशन बहुत हाई हो जाती है। सुबह अपनी औकात दिखती है कि भाई वो जो रात बातें कर रहे थे ना, अपने से होंगी नहीं, है ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मुझे भी ऐसा लगा यार कि अपने से कुछ नहीं हो पाएगा। बट फाइनली आई फाउंड समवन जिसने मुझे रिकमेंड किया कि यार तू ना वहां जाके ट्राई कर। मैं चंडीगढ़ आईटी पार्क में गया। वहां पे एक एमएनसी जिसका नाम था ईक्लक्स कंपनी है वो, एंड वो एक अमेरिकन क्लाइंट से डील करते हैं। मैंने वहां इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू वाज इन इंग्लिश। मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी बिकॉज मैं हिंदी माध्यम का छात्र था। एंड मुझे रिजेक्ट कर दिया। जॉब जो थी वो 12,000 पर मंथ की थी। यहां से स्टार्ट होती है मेरी एक्चुअल स्टोरी। मुझे इससे पहले उतना रियलाइज नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बाद आई रियलाइज कि औकात तो अपनी 12,000 की भी नहीं है। और सपने देखते हैं आईएएस बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, लाखों करोड़ों कमाएंगे, नहीं हो पाएगा। मैं उस इंटरव्यू से रिजेक्ट हुआ। 12,000 की जॉब थी, एग्जैक्टली 12 दिन। दैट इज समथिंग विच इज कोइंसिडेंस। 12 दिन तक मेरे हिसाब से मैंने 12 दिन में 12 मील ही कंज्यूम करी होंगी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश मूवी, इंग्लिश सॉन्ग, इंग्लिश बोलना। 12 दिन में मेरे हिसाब से 12 से 16 घंटे एवरी डे मैंने सिर्फ इंग्लिश प्रैक्टिस करी। मैं 13वें दिन जब दोबारा इंटरव्यू के लिए गया तो वो एचआर मुझे देखते स्माइल करने लगे कि फिर से आ गया। एंड जब मैंने इंटरव्यू लिया, आई क्वालिफाइड। अब उस दिन से मुझे रियलाइज हुआ कि नॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या है, हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस क्या है, और आपकी अपनी औकात क्या है। बिकॉज अब 12,000 कमा रहे हैं और सपने आईपीएस के दिख रहे हैं तो थोड़ा बुरा तो फील होता है। बस फिर उसके बाद धीरे धीरे जर्नी चलती गई। फिर एमएससी कंप्लीट हो गई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कॉल आया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वहां पे जॉब करी। उसके बाद एक और कॉलेज है यहाँ से थोड़ा आगे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे आप? मैं सब्जेक्ट तो मेरा मास्टर्स मेरा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में है। अच्छा। बट वहां जब गया तो दे सेड के डिपार्टमेंट नया नया है, तो जो बोलेंगे वो पढ़ाना पड़ेगा। एंड मरता क्या नहीं करता, है ना। तो जो उन्होंने बोला सब पढ़ाया उस टाइम पे। तो फर्स्ट क्लास ही सॉइल साइंस की थी मेरी। एंड उसके बाद फिर कॉलेज में जॉब करी। जिंदगी में कभी कभी कुछ कुछ बुरा होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है। तो मेरे साथ वहां पे कुछ बुरा हुआ, पूरा नहीं शेयर करना चाहूंगा। उसका कारण ये कि कॉलेज अथॉरिटी ने मुझे टारगेट कर लिया। किस बात पे, वो फिर से मुझे पता है, आपके पॉडकास्ट में क्वेश्चन भी आने वाला है। टारगेट मुझे किया गया मेरी पीपीटी के बेस पे। क्यों टारगेट किया गया? उन्होंने कहा कि आप बच्चों से नोट्स नहीं बनवा रहे हो। आई सेड आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसे समझ आ रहा है, अगर आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपको नोट से कोई मतलब नहीं है, मैं मेरे मेथड से चलूंगा। एंड ये बात है 2015-16 की। मेरे टीचिंग के इनिशियल, अभी तक एसीसी नाम का कुछ भी नहीं है इंडिया में। अच्छा। मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे टारगेट किया। एंड जब सेमेस्टर एंड हुआ, मैं वहाँ कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। उससे पहले जो उनका रिजल्ट था प्रीवियस सेमेस्टर का, पिछले जो बच्चे थे उनसे 27% ज्यादा था मेरा रिजल्ट। मतलब कि आउट ऑफ 120 जितने पास आउट हुए। लाइक
सेमेस्टर एग्जाम में तो सभी को पास कर देते हैं ना वहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जो कॉलेज था वो पीटीयू मतलब पंजाब टेक्नो यूनिवर्सिटी के अंडर में था। अच्छा, एंड ऐसा नहीं है कि सबको पास कर देते। एक सीजीपी आपके जो बैच के थे उनके अच्छे थे। नहीं, जो रीअपीयर आप काउंट करेंगे, सपोज के रीअपीयर या फेल हो गया जो, हाँ हाँ, वो पास होने वालों का नंबर जो था दैट वाज 20% हाई। ओके। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि रिजल्ट तो बेटर है, लेकिन अब मैं टारगेट हो चुका था और वही ये चल रही है, जब परवाह नहीं है किसी चीज की, कर लेंगे देख लेंगे। तो मैंने सामने आप किसी सीनियर के सामने से बोल देंगे तो फिर सीनियर आपको टारगेट करेगा। तो मैं टारगेट पे था, तो मुझे क्लियर हो गया था आफ्टर फ्यू मंथ्स कि या तो मैं निकाल दिया जाऊंगा या मुझे निकल जाना चाहिए। बस उस डर ने शुरू करवाया, बिकॉज टीचिंग में अच्छा फीडबैक था कि पढ़ाऊंगा, बस उसी डर से कि फिर निकाल दिया जाऊं, इससे बेटर है खुद ही शुरू कर देता हूं। तो कॉलेज की जॉब मैंने क्विट कर दी, लेकिन क्विट नहीं करी थी, पहले एसीसी स्टार्ट किया मैंने। फर्स्ट बैच में मेरे पास 7 ही बच्चे थे एंड उस टाइम पढ़ा भी रहा था, कॉलेज में पढ़ाता था सेम टाइम। थोड़ा स्टार्ट पे लेके जाएंगे आपको। प्लीज। तो लाइक जैसे कॉलेज खत्म हो गया उसके साथ आपने बोला कि एसएससी आपने स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे क्या माइंड में चल रहा था? आपने यूपीएससी छोड़ दिया, पैसे वहाँ पे लगा दिया आपने, तो क्या मोटिवेशन था कि भाई हम भी कोचिंग इंडस्ट्री में जाएंगे, बिजनेस बड़ा करेंगे, या फिर मोटिवेशन था कि भाई टीचिंग में अच्छा करूंगा, वैसा कुछ? ठीक है, ये वाला इंस्पिरेशन कहाँ से आया? मैं कॉलेज में जब पढ़ा रहा था एंड छुट्टियां हो गई थी कॉलेज में, और उस टाइम पे जो फाइनल के स्टूडेंट थे उनको छुट्टियां नहीं मिली थी। अच्छा। एंड अब प्राइवेट जॉब में ऐसा ही होता है कि आप अगर एक काम नहीं कर रहे हैं, फ्री है, तो आपको दूसरा काम तो दिया ही जाएगा। तो उन्होंने मुझे काम दे दिया कि आपको इनको रावे में इंडल्ज करना है, आपको यहाँ वहाँ लेके जाना है। अब ऐसा वहां पर उतना कोई स्कोप नहीं था रावे का, अब वो कॉलेज में ही थे। एंड स्टूडेंट जो थे दे ओनली सजेस्टेड मी कि सर आप ना यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू करो। ओके। मुझे कोई यूट्यूब में इंटरेस्ट नहीं था, मैंने कभी कुछ सोचा मैं था यूट्यूब पढ़ाऊंगा, बिकॉज दे सेड के आप अच्छा पढ़ाते हैं, आप शुरू करो। उनके कहने पर आई पोस्टेड 3 वीडियोस। अच्छा। उन 3 वीडियो से मुझे रिजल्ट, एंड वो अकाउंट मेरा भी था ना, मेरा मतलब जो मैं इस टाइम जिस अकाउंट से, वो अकाउंट भी नहीं था। कौन सब्जेक्ट था उस टाइम पे सर जो आपने डाला था? आई स्टार्टेड विद एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी। अच्छा। हाँ, मतलब वो जो 3 वीडियो डाली वो मैंने एग्रोनॉमी पे डाली, बिकॉज वो फील्ड क्रॉप्स के बारे में पढ़ना चाह रहे थे, तो मैंने वो 3 वीडियो डाली। उनसे रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैंने यूट्यूब पे कंटिन्यू किया। अब ये मैं बात कर रहा हूँ 2015-16 की, जब यूट्यूब और ये सब आज बहुत नॉर्मल है, उस टाइम नॉर्मल नहीं था। उसके बाद मुझे लगा कि यार मुझे इस टीचिंग वाला जो मेरा मेथड है या फिर जो मैं पढ़ाता हूँ, जो लोगों को पसंद आ रहा है, ये मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के सामने जाना चाहिए। बस उस विजन से मैंने स्टार्ट किया एंड मैंने बहुत पहले से ऑनलाइन स्टार्ट कर लिया था, मैंने ऑफलाइन नहीं स्टार्ट किया। मैंने ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी स्टार्ट किया, जबकि सच बोलूं तो 20 से पहले ऑनलाइन बहुत अच्छा नहीं था। मैं जब क्लास लेता था तो बहुत लैग आते थे, बहुत बार डिस्कनेक्ट हो जाता था, लेकिन 20 के बाद हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन वाला बहुत अच्छा हो गया। तो दैट यूट्यूब सेशन सजेस्टेड बाय स्टूडेंट, वो मेन इंस्पिरेशन था कि मुझे सामने आना चाहिए सब लोगों के। तो आपने कॉलेज खत्म कर दिया था, एमएससी आपने बंद कर दिया था वहां से? कॉलेज थोड़ा मिसअंडरस्टूड है, मैं बता दूं, मेरा एमएससी 2012-13 में कंप्लीट हो गया है। अच्छा। अब जो मैं कॉलेज बोल रहा हूँ दैट इज समथिंग जहाँ पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो आपने जॉब बंद कर दी थी लाइक ऑनलाइन जब आपने पोस्टिंग शुरू किया? जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया तो फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स, क्योंकि मुझे बैकअप चाहिए था ना यार, मुझे लगा कि ये वाले पार्ट में अर्निंग नहीं होगी तो फाइनेंशियली सर्वाइव तो करना पड़ेगा। सही। तो फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए मैंने कॉलेज भी कंटिन्यू किया एंड कॉलेज के साथ साथ मैंने पढ़ाना भी कंटिन्यू रखा कोचिंग में जो मैंने ओपन किया। जी जी। उस टाइम खैर मैं कोचिंग भी नहीं बोलूंगा यार, इससे भी छोटा, आज तो पॉडकास्ट के लिए इतना बड़ा स्पेस है, इससे भी छोटा था। वही ऑफिस था, वही लाइब्रेरी थी, वही क्लासरूम था, 7 तो बच्चे थे, तो उनको पढ़ाया, 7 साल कॉलेज की जॉब करी। तब कब लगा कि भाई अब बंद कर देते हैं जो अपनी कॉलेज की जॉब है, अब फुल टाइम फोकस करते हैं? ठीक है, ये भी रिस्की सिचुएशन थी मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने वो वाली जॉब छोड़ी थी, मैं जब उस कॉलेज में जॉब कर रहा था तो मेरी सैलरी उस टाइम पे 43,000 थी। एंड ये उस टाइम है जब मेरी फैमिली को ऐसा लगता है कि 43,000 इज मोर देन एनफ, बिकॉज जिस फैमिली ने 3.5-4 एकड़ की लैंड बेची होगी ना, उसके लिए 43,000 मोर देन सफिशिएंट है। तो मैं कोचिंग शुरू करना चाहता था जॉब छोड़ के, बट मेरी फैमिली नहीं मान रही थी, तो मैंने फिर दोनों को सेम टाइम पे कंटिन्यू किया। आफ्टर 3 मंथ्स जब मैं कॉलेज की जॉब और कोचिंग कर रहा हूँ तो मुझे लगा नहीं, मुझे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ फोकस नहीं किया तो फिर काम अच्छे से नहीं चल पाएगा। फिर मैंने क्विट किया एंड द डे आई क्विट द जॉब, मेरे फादर ने उस दिन से मेरे से बात करना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज मेरी अच्छी खासी अर्निंग वाली जॉब चली गई है। और मेरे फादर ने मुझसे दोबारा बात करना शुरू किया आफ्टर 2020, जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि मेरा टर्नओवर कितना, फिर तो बहुत सारी वीडियोस भी आ गई मेरे टर्नओवर। नहीं, आपने ही बोला था इतना तो कमाता ही होगा, तो उसी पे थोड़ा सा बताइए सर कि लाइक कोई बच्चा है अभी 2-3 अटेम्प्ट दे चुका है, किसी के पास ज़्यादा फंड नहीं है, तो बहुत ही कम बेसिक पैसे लगाकर कि ये स्टार्ट कर दो कि आप
2-3 महीने में आप इतना सर्वाइव कर सके, इतना खासा अच्छा खासा अर्निंग कर पाए? ओके, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से आंसर करना चाहूँगा। फर्स्ट आपने बोला कि जो 2-3 अटेम्प्ट या 2-3 साल इन्वेस्ट कर चुका है बट अब कुछ भी नहीं ऑप्शन उसके पास, तो उनको स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, तो पहले तो माइंड में लेके चले कि 2-3 साल लगेंगे। अगर आप सिलेक्शन वर्सेस रिजेक्शन देखोगे तो सिलेक्शन तो 1% भी नहीं है, रिजेक्शन 99% है। तो मेजॉरिटी तो उनके जो सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ समवन इज स्टार्टिंग के मुझे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो पहले से माइंड में रखे कि 2 से 3 साल करियर सेटल होने में लगेंगे। कुछ कुछ कड़वी बातें होती हैं, आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे, आपके मतलब मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि सुबह जल्दी उठा करो, और शायद आज की जनरेशन को वो एक बात पसंद नहीं आती है, फोन कम चलाया करो, वो भी पसंद नहीं आता। बट पेरेंट्स किसी बच्चे का बुरा क्यों करेंगे, वो तो अच्छा ही कर रहे होंगे, बट हमें बुरा लगता है। एंड सेम जो मैं ये 2 से 3 साल वाली बात बोल रहा हूँ ना, ये भी वैसे ही बुरी लगती है, करना नहीं चाहता। एवरीबडी वांट्स कि मैं 2 से 3 महीने पढ़ूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जो सच में बोलो तो नहीं होता है अनटिल अनलेस आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से 4 साल तक अच्छे से नहीं पढ़ा। तो नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट कि अब 2 से 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, अब मुझे स्टार्ट करना है कि कुछ भी स्टार्टअप कह दो, कोचिंग कह दो, कोई एग्रीकल्चर के एडवांस फार्मिंग कह दो, कुछ भी ऐसा करना है, कैसे कर सकते हैं? आपको जब भी डिसीजन लेना होगा ना, आपको लग रहा है कि मुझे चंडीगढ़ जाना है और दीपक सर के साथ पॉडकास्ट शूट करना है, तो हमेशा 2 चीज लाइफ में लेके चलो, जो मैं हमेशा लेके चलता हूँ। लेट्स से मैं एग्जांपल रिवर्स लेता हूँ कि मैं आपके यहाँ पे आ रहा था जहां से आप हो, एंड मुझे शूट करना था ये वाला पॉडकास्ट। मैं 2 चीज लेके चलूंगा। फर्स्ट, इसका बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, सेकंड इसका वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा। बेस्ट होगा, अच्छा पॉडकास्ट जाएगा, रिकॉर्ड करेंगे, बच्चे देखेंगे, बच्चे खुश हैं, उनको नॉलेज मिलेगा। वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, कैमरा नहीं चलेगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी, रिकॉर्ड ही नहीं होगा, मेरे 3 दिन खराब हो जाएंगे। इफ आई कैन अफोर्ड दीज 3 days कि खराब भी हो गए तो कोई बात नहीं है, आई शुड गो फॉर पॉडकास्ट। बट मुझे लग रहा है कि नहीं मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा, 3 दिन खराब हो गए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे पॉडकास्ट के लिए नहीं जाना चाहिए। हाउ आपको स्टार्टअप करना है ना, आपके पास अब देखो, ये तो मानना पड़ेगा 1-2 लाख रुपए आज के टाइम में कुछ भी अमाउंट नहीं है, इतना आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। 10-20 हजार से आप बकरियां चला सकते हो, स्टार्टअप नहीं शुरू हो सकता है ना। अब 1-2 लाख इन्वेस्ट करके दैट इज फाइन, 1-2 लाख का आप जुगाड़ कर लोगे, लोन से कर लोगे, फ्रेंड से कर लोगे, पेरेंट्स से कर लोगे। बट आप सेम टाइम पे पहले बेस्ट सिनेरियो तो यही है कि आपका 1-2 लाख ग्रो करेगा, 1 साल में 4 लाख, अगले साल 8 लाख, और एक टाइम के साथ आप ग्रो कर जाओगे। बट वर्स्ट सिनेरियो इज कि आपके वो 2 लाख भी डूब जाएंगे, आपके 6 महीने भी चले जाएंगे, और नेगेटिविटी जो सर पे आ जाएगी वो अलग से है। इफ यू कैन अफोर्ड दिस नेगेटिविटी, दिस 2 lakhs एंड दिस वेस्ट ऑफ 6 months, यू कैन गो फॉर स्टार्टअप। और नहीं कर सकते हो तो नहीं करना चाहिए। करने के लिए इफ यू नीड समथिंग दैट इज योर पैशन। आइडिया काम नहीं करते हैं आज के टाइम में, इंटरनेट पे बहुत आइडियाज है, आप खुद भी एग्जीक्यूशन एग्जैक्टली आप वो कौन सा प्रोग्राम है सोनी टीवी पे आता है स्टार्टअप वाला, शार्क टैंक। हाँ शार्क टैंक। अब शार्क टैंक में दुनिया भर के आइडियाज है ना, आइडियाज है बट एग्जीक्यूशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है लोगों में, वो चाहिए और पैशन चाहिए। कुछ ऑप्शन आपसे जानना चाहेंगे कि इतने टाइम से आप हैं एजुकेशन के फील्ड में, यहाँ पे क्या ग्रोथ है, लाइक क्या मार्केट सैचुरेट हो चुका है कि भाई अब कोई भी नया बंदा आएगा तो खत्म कहानी? क्या एक बंदे के लिए विदाउट एनी टीम मैनेज कर पाएगा वो? ओके आपने स्पेसिफिकली मतलब मेरे ही प्रोफेशन को पूछा है। मैं अगर यहाँ पे बोलूँ, देखो एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे आप अकेले थे, उतनी बड़ी टीम नहीं थी आपके पास। मैंने बोला आपको कि मेरे कॉलेज की सैलरी 43,000 थी और मेरा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 64,000 था। और सोचो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट ही 64,000, मतलब ऑलमोस्ट 5,500 रुपये महीने का हुआ। अब 43,000 कमाने वाला 5,500 के प्रॉफिट बैठा तो कितना बड़ा बेवकूफ लगेगा ना। और अगले साल भी मेरा रेवेन्यू उतना ज्यादा नहीं था, तो 2 साल मैं लॉस में था अगर मैं मेरी सैलरी को कंपेयर करूं। अच्छा, तो आप जिस क्वेश्चन पे है ना, तो पहले तो वही सेम बात कि 2 से 3 साल आप लॉस मेकिंग स्टार्टअप बन सकते हैं, तो आप चलिए। आपको लगता है पहले साल प्रॉफिट आएगा, नहीं आएगा। सेकंड, इस टाइम पे स्टार्ट करना है तो क्या ऐसे स्टार्ट किया जा सकता है कि विदाउट एनी टीम में स्टार्ट करो? तो आजकल का सिनेरियो को, जैसे अभी हरियाणा एडीओ, अब आपकी वीडियो कब जाएगी आई डोंट नो, बट हरियाणा एडीओ का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है बट सिलेबस नहीं आया है। अच्छा, अब लेट्स से 2 महीने बाद सिलेबस आया और उसके 1 महीने बाद पेपर है। आपको बच्चे को पढ़ाना भी है, उसे कंटेंट भी देना है, उसके टेस्ट भी करवाने हैं। सही नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ टीम। सही। एंड मैं एग्जैक्ट आज की बात बोलूंगा ना, आपने बोला आपने अकेले स्टार्ट किया, यस मैं एंटोपैथो नहीं पढ़ाता था, बाकी मैंने सब पढ़ाया। इनिशियली एंटोपैथो के लिए मैम को मैंने लेक्चर बेसिस पे हायर किया, बाकी सब मैं पढ़ाता था। बट टुडे इफ आई विल कंपेयर, तो मेरे पास टीचिंग से ज्यादा नॉन टीचिंग स्टाफ है। जितने टीचर्स हैं उतने कंटेंट राइटर्स हैं, है ना। तो ये स्टार्ट किया जा सकता है। बट अगर आप खुद को बड़े स्केल पे देखते हैं तो सिंगल से स्टार्ट करके फिर वो बड़ा स्केल 5 सालों बाद आएगा।
अब 5 साल तक पेशेंटली वेट करना वेट पड़ेगा। करना पड़ेगा। पर आपको लगे मेरा तो दूसरा बैच भी 7 बच्चों का ही बना है, हो जाओ नेगेटिव तो डूब गए आप। तो एस्पिरेशन आपकी हाई होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, किया जा सकता है, बट अगेन ये बंदे से बंदे पे डिपेंड करता है। छोटे से स्टार्ट करोगे तो लंबा टाइम चाहिए। आपने करके दिखाया जिस तरीके से, लाइक सुना भी है कि आप सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और रात के 12 बजे तक काम करते हैं। थोड़ा सा कुछ एनर्जी का कुछ बताइए, क्या है, क्या आपको ड्राइव कर रहा है अभी के टाइम पे, क्या मोटिवेशन की भाई अब क्या उखाड़ना है, सब कुछ आपने अचीव कर लिया है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन बोला शायद आप तो मुझे उतना नहीं जानते हैं जितना मेरे स्टूडेंट मुझे जानते हैं। द रीजन इज वो मुझे हर दिन अपने सामने देखते हैं। जी जी। आपने 6 बजे बोला, 6 थोड़ा लेट हो गया है, 5:30 बजे दिन स्टार्ट होता है। उस पे 45 मिनट्स टू 1 आवर की एक्टिविटी है, वो जाता है। 6:30 घर वापस आ जाऊंगा, उसके बाद रेडी होऊंगा और 7 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाता है मेरा दिन। मेरी मदर मुझे कुछ भी नहीं बोलती हैं। आप भी आए थे तो कोई और पर्सन आपको हैंडल कर रहा था, मैं क्यों नहीं कर रहा था? बिकॉज मुझे मेरा काम देखना था। जी। मैं घर के कोई काम नहीं करता हूँ। मेरी गाड़ी में अगर सर्विस करवाने वाली है तो वो अलार्म देती रहेगी, मैं सर्विस करवाने के लिए नहीं जा पाता हूँ। मेरे रिलेटिव मुझे बुलाएंगे, कितने सारे शादी और फंक्शन है जो मैंने अटेंड नहीं किया है। बिकॉज वंस आई स्टार्टेड माई डे, मेरा लैपटॉप खुल जाता है, मेरे मोबाइल मेरे पास है, मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करता हूँ। 7 बजे से लेके रात के 9 से 9:30 बजे तक बीच में जो गैप होता है, ब्रेक होता है, एक लंच ब्रेक होता है, उसके अलावा कोई ब्रेक नहीं होता। एंड ये मैं आज की कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये 2016 से। 16 में थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा था, उस टाइम पे 16 घंटे भी काम करना पड़ा। आज 13 से 14 घंटे करना पड़ता है, बट रूटीन कुछ भी नहीं है, बस एक्सरसाइज, उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर दिया। उस काम के अंदर हम नोट्स भी हो सकता है, टीचिंग आवर्स भी हो सकते हैं, बच्चों से काउंसलिंग भी हो सकती है, कुछ और काम भी हो सकते हैं। पर मैंने कुछ सीखा है तो वो यही सीखा है कि छोटा और बड़ा काम कुछ भी नहीं होता, बस आप लगे रहोगे, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, यू कैन डू एवरीथिंग। थोड़ा सा अभी बच्चों के हित में बात करते हैं कि अटेंशन स्पैम बहुत कम हो चुका है। देखते हैं कि अभी रील्स का ज़माना चल रहा है, वर्टिकल स्क्रीन बहुत ज़्यादा फेमस है, तो बच्चे लाइक 30-40 सेकेंड मैक्सिमम इतना ही है अटेंशन वो अपना रख पाते स्क्रीन पे। तो लाइक 2 घंटे 3 घंटे कैसे क्लास में आप मेंटेन कर पा रहे हैं अभी? आपने बोला अटेंशन स्पैम कम हो चुका है, ऑब्वियसली है ना, स्पैम कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब जमाना वीडियो वाला नहीं, अब रील वाला हो गया है ना। तो जो लोग वर्टिकल ना समझो तो ऑब्वियसली यार है ना, इस तरह से देखिए फोन आपके ये हो चुके हैं, पहले वीडियो ऐसे देख रहे हैं। अभी थोड़ी कड़वी बात है और वो रियलिटी है। आपने क्यों बोला? बिकॉज आपने ऑब्जर्व किया, देखा सो प्रॉब्लम एग्जैक्टली ये वाली बात मैंने भी हाईलाइट करी कि बच्चे को लगता है कि 2-3 महीने पढ़ूंगा और सेलेक्ट हो जाऊंगा। आज अगर आप देखोगे तो सब लोग हमें पॉजिटिव नहीं बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो हमारी कोचिंग का पार्ट होंगे, हमारे स्टूडेंट होंगे, वो भी नेगेटिव बोलेंगे। उसका रीजन है एक टीचर का स्ट्रिक्ट बिहेवियर। अब मैं अपने आप में एक टीचर भी हूँ, मैं अपने आप में मैनेजमेंट का पार्ट भी हूँ, तो मुझे सब कुछ देखना होता है। अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा है तो मुझे देखना है, पढ़ नहीं रहा मुझे देखना है, गाइडेंस मुझे ही देनी है। तो अटेंशन स्पैम कम होने के देयर आर सो मेनी रीजन, बट इसके रीजन जो है वो तो आप भी समझते हैं, बट इसका इम्पैक्ट बहुत रिस्की है। वो इसलिए रिस्की है, एवरीबडी थिंक कि मैं बस फोन से आजकल स्टडी भी हो रही है, बिकॉज मैक्सिमम जनता तो ऑनलाइन ही पढ़ रही है, बट इस ऑनलाइन के अंदर फोन को चलाना कैसे है। अब मैं मेरा फोन अगर दिखाऊंगा, मेरे फोन पे एक सिंगल नोटिफिकेशन नहीं आता, मैंने सब नोटिफिकेशन बैन कर रखे हैं। अगर मुझे कोई पोक कर सकता है सडनली तो वो है फोन कॉल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ना कोई व्हाट्सएप, ना टेलीग्राम, इवन मेरी खुद की ऐप का भी नोटिफिकेशन मैं बंद करके रखता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करे। अब बच्चा नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट हो गया, रील, एवरीबडी नो कि अब हर कोई रील देखता है। इनफैक्ट रील भी लोग पूरी नहीं देखते हैं। और हम जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग नहीं रुके हैं, चले गए, है ना। तो प्रॉब्लम वही है। एंड इसका होने से इम्पैक्ट इसका बस यही है कि पढ़ नहीं पाते हैं हम लोग, बस अटेंशन वहां पे जब रखनी है तो नहीं रहती है। मैं कैसे मेंटेन करता हूँ? मैं मेंटेन करता हूँ आपको, लेट्स से अगर पॉडकास्ट, आज का ये पॉडकास्ट जो है, अब ये पॉडकास्ट एंड तक कौन देखेगा? हु नोज द वैल्यू ऑफ योर पॉडकास्ट, कि मुझे इससे कुछ मिलेगा तो एंड तक देखेगा। उसे बकवास है यार, कुछ और देखते हैं, वो पंचायत जाके देख सकता है, कुछ और भी देख सकता है। इफ यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ योर गोल, के मैं अपने करियर से चाहता क्या हूं एट दिस स्टेज, जब एक बच्चा अनएम्प्लॉयड है, उसको जॉब की तैयारी करनी है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्टार्टअप, कुछ भी कह दो, तो उसकी लाइफ में उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मैं गलत वर्ड बोलूं तो आई थिंक पेरेंट्स भी इस टाइम पे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट करियर है। बिकॉज अगर करियर अच्छा नहीं है तो पेरेंट्स सारी जिंदगी धक्के खाएंगे आपके साथ साथ, बट इफ यू आर सेटल, वो भी सेटल हो जाएंगे। तो एक बार अगर आपको करियर के आपके जो गोल्स हैं उनकी वैल्यू पता चल जाती है ना, तो आप अपने आप फोकस, डर लगता है फिर कि यार मैं ये रील देख रहा हूँ, वेस्ट ऑफ टाइम में हट जाता हूँ। एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हाट वी डू, मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, मैं लोगों को गाइड करता हूँ। मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपको, मतलब आपको नहीं, एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपको बोलूँ
कि AFO की सैलरी 1 लाख होती है, इवन वी नो 1 लाख नहीं होती नहीं होती बट हम 1 लाख बोलते हैं, है ना, क्योंकि अकाउंट में तो 65 to 70 ही ले रहे हैं। सर अभी मोटिवेशन वर्क करता है लाइक, क्योंकि बहुत आउटडेटेड हो चुका है वर्ड ये मोटिवेशन, और काफी भर भर के इन्फ्लुएंसर्स अभी मोटिवेशन ही दे रहे हैं, क्या ये काम करता है? ओके, क्या मोटिवेशन काम करता है? सी दो चीजें हैं, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। तो हाँ, मोटिवेशन काम करता है बट एक लिमिटेड टाइम तक। आपको मोटिवेट कर दिया मैंने कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आज तो काम कर लोगे बट मोटिवेशन से कल काम नहीं कर पाओगे। बट डिसिप्लिन समथिंग अगर वो लाइफ में है तब हर दिन काम कर पाओगे। तो मोटिवेशन इज शॉर्ट टर्म एंड डिसिप्लिन इज समथिंग विच इज लॉन्ग टर्म। और डिसिप्लिन से भी बड़ी चीज जैसे आपने करके दिखाई ऑब्सेशन, ऑब्सेशन बीट इवन डिसिप्लिन। तो अगर किसी में जिद है तो डिसिप्लिन मोटिवेशन कुछ काम नहीं आता। जैसे जिद्दी बन के आपने अकेले पूरा 10 साल तक इंडस्ट्री में टॉप पे रहे। और तो थोड़ा सा बात करें अपने टीचर के बारे में, बात है कि भाई अब मैं 2-3 घंटे कैसे पढ़ा लेता हूँ, तो थोड़ा सा कुछ गुड टीचर की डेफिनेशन आपसे जानना चाहेंगे। एक आइडियल टीचर कैसा होना चाहिए आपके नज़रिए से? मुझे ऐसा लगता है कि टीचर की डेफिनेशन को फिर गुड और बैड नहीं कहना चाहिए। टीचर शुड बी अ टीचर, क्योंकि अगर आप टीचर वर्ड को हिंदी में जाएंगे तो गुरु और शिष्य से स्टार्ट होता है। हाँ एंड गुरु और शिष्य की कहानियां देखेंगे तो गुरु ने अंगूठा भी मांग लिया था, है ना। तो गुरु हमेशा से स्ट्रिक्ट ही रहे हैं, हाँ गुरु ने हमेशा वैसा ही व्यवहार रखा है। लेकिन आजकल गुरुओं को शिष्य से पैसा लेना होता है, पहले दक्षिणा हुआ करती थी। तो पैसा लेने के लिए आपको थोड़ा सा पोलाइट बनना पड़ता है, थोड़ा सा स्वीट बातें करनी पड़ती है। बट द रियलिटी इज टीचर को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिकॉज अगर टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो बच्चा उसकी बातों को फॉलो नहीं करेगा, और बातों को फॉलो नहीं करेगा तो बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं बनेगा। एंड सेम अगर मीठा बोलूं तो हाँ, मीठा बोल के मोटिवेट किया जा सकता है, बट एज यू मेंशन मोटिवेशन इज समथिंग विच इज शॉर्ट टर्म, वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। तो टीचर को कुछ ऐसा होना चाहिए कि टीचर इज स्ट्रिक्ट एंड, लेकिन बट अगेन वो स्ट्रिक्ट कब हो सकता है जब टीचर सक्सेसफुल है। आप पहले दिन से स्ट्रिक्ट होंगे तो आप फेल हो जाएंगे ना, है ना, आप नहीं कर सकते हैं वैसा कुछ। सही। आपके टीचिंग स्टाइल पे काफी सवाल उठते हैं कि भाई आपको पीपीटी रीडर होना जाता है, तो ऐसा क्यों है? इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, है ना। हाँ, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो हाँ, कुछ लोग मुझे पीपीटी रीडर बोलते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, फिर मैं आंसर दूंगा। ठीक। विमल, जस्ट से मैंने आपको 2016 में एक सब्जेक्ट हैंडओवर कर दिया, से एनिमल हस्बेंड्री। आपको 2016 से उसे पढ़ाना है, पीपीटी मैंने आपको दे दिया, आपको जीरो, कुछ भी नहीं आता एनिमल हस्बेंड्री का। आप 2016 से उसे पढ़ा रहे हो, साल में 5-6 बैच तो आएंगे। एवरेज आपने 5 बार उसको पढ़ाया है, और पिछले 9 सालों से आप पढ़ा रहे हो। 9 into 5 45 टाइम्स हो गया, और ये आपने पीपीटी से पढ़ा नहीं है, बच्चे के सामने एक्सप्लेन भी करा है। टेल मी व्हाट डू यू थिंक, 45 बार उसको एक्सप्लेन करने के बाद क्या आपको पीपीटी याद हो जाएगी? 100% याद आ जाएगी, है ना। ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिस पीपीटी को मैंने 5 कम लिया है, अभी तो बैचेस साल में 10-10 12-12 निकल जाते हैं। उसी पीपीटी को आप मुझसे बोलेंगे ना कि मेरा जो 3rd लेक्चर है जहां मैं एस्ट्रो साइकिल बढ़ाता हूँ, तो ये वाली लाइन पीपीटी कौन सी स्लाइड पे लिखे ना वो बता दूंगा आपको। तो दैट इज फाइन। पीपीटी रीड करके या पीपीटी से ही पढ़ाने का रीजन, बिकॉज यू कैन कवर मैक्सिमम इन मिनिमम टाइम। आप लिखोगे तो जल्दी कवर नहीं कर पाओगे, पीपीटी है तो जल्दी कवर हो जाएगा। सेकेंड, आप अगर पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चे को, जस्ट एन एग्जाम्पल, बेस्ट इंसेमिनेशन मेथड अगर बोलूंगा, जब मैं ये वाली बातें कर रहा होता तो मैं आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड पढ़ा रहा हूँ, मैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ा रहा हूँ। अब जब तक मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा ही नहीं कि जहां से गोबर बाहर आता है उस ऑर्गन का नाम क्या है, जहां से हम इंसेमिनेट करते हैं काऊ को उस ऑर्गन का नाम क्या है, बच्चा नहीं समझ पाएगा। अब आप बताओ, मैं अगर बोलूँ कि एनएस ये वाला होता है, वल्वा ये वाला होता है, एंड सेकेंड केस में आपको फोटो ही दिखा दूं कि एनएस जहां से वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वल्वा जहां से हम इंजेक्शन करते हैं अंदर से सीमन को, देखने का इजी हो जाएगा। मैं दिखा कहा सकता हूँ पीपीटी के ऊपर। एंड दिस पीपीटी इज समथिंग, जो आप मुझे बातें कर रहे हो कि आप इंडस्ट्री में 10 साल से ऐसे हो वैसे हो, ये पीपीटी 2016 से नहीं 2013-14 से चल रही है, आज भी चल रही है और ये आगे भी चलेगी। नहीं, वही मैं सुनता हूँ कि आउटडेटेड हो चुका है और सर वही कंटिन्यू कर रहे हैं, वो पुराना ओल्ड तरीका, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पीपीटी इज पुराना तरीका, तो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिकॉज आप अगर IBPS CF एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो एग्जाम क्वालिफाई करते इनिशियली आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, मुंबई, भोपाल, नोएडा, गुरुग्राम, कहीं पे भी। आप अभी की बात कर लो, PNB का कुछ दिन पहले ही ज्वाइनिंग आई है,
एंड पीएनबी की ज्वाइनिंग है। जो ऑफिसर्स हैं ये कौन है, ये इंडिया की क्रीमी लेयर है, बिकॉज सिर्फ 900 लोग सेलेक्ट हुए हैं। इस क्रीमी लेयर्स को भी जो ट्रेनर्स आ रहे हैं, जिनकी मेरे हिसाब से 1.5 से 2 लाख सैलरी महीने की होगी, वो भी उसी पीपीटी से पढ़ा रहे हैं। इवन इफ यू वांट आई कैन आस्क सम ऑफ माय स्टूडेंट कि मुझे वीडियो दे दो। अब अगर ऑफिसर्स लोगों को पढ़ाने के लिए पुराना मेथड यूज कर रहे हैं तो आई एम ओके, बिकॉज मुझे मेरे स्टूडेंट को ऑफिसर ही बनाना है। हाँ, वो तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, किसी को प्रेजेंटेशन देना हो किसी के सामने तो वो विजुअली दिखा सकता है। लाइक लोग बोलते हैं भाई टीचर हैं तो आप एक बार प्रॉपर मतलब पढ़े रहिए, उसके बाद आके लिख के धीरे धीरे आप पढ़ाइए। जैसे आपने जवाब दिया कि भाई उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, और अगर विजुअली कुछ दिखाते हैं समझाते हैं जल्दी समझ में आता है। वो तो बात ठीक है, आपने आंसर कर दिया इसका। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि अभी के टाइम पे आपको कौन लगता है कि बेस्ट टीचर है एग्रीकल्चर में? अपने आप को मैं बताइए कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। नहीं मैं तो ऑब्वियसली मैं तो क्यों ही बोलूंगा कि मैं बेस्ट हूँ। ऑब्वियसली ये तो मेरे से पढ़ने वाले लोग जानते हैं ना कि मैं कैसा हूँ। इंसान अपने आप का फीडबैक नहीं देता, सामने वाला उसका फीडबैक दे सकता है। आपके नजरिए में कौन लगता है अभी के टाइम पे? यार ये थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि आप एक ऐसे टीचर का नाम सुनना चाहते हैं जिसे सारे लोग जानते हो। रीजन इज हर किसी का अपना अपना टीचिंग स्टाइल है, जी। एंड हर किसी के अपने अपने मेथड से अपने अपने रिजल्ट्स हैं। तो थोड़ा सा इसी में पूछना चाहूँगा कि अभी एग्रीकल्चर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, क्या उसमें सच में कोचिंग जरूरी है? दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये वो है जो सारे बच्चों को हेल्प करेगा। अभी जो एग्रीकल्चर एग्जाम होते हैं, क्या इसके लिए कोचिंग जरूरी है? 101% नो। वाई? ओके। रीजन इज मैंने 101% नो बोला, उसका कारण ये है क्योंकि इस टाइम पे जो एग्जाम होते हैं वो एग्जाम के लिए पहले क्राइटेरिया होता है कि यू शुड हैव बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर आपको 8 सेमेस्टर और 4 साल देता है। जितना आपको कंपेटिटिव एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है ना, वो 4 साल में नहीं 2 से 3 साल में अच्छे से कवर हो सकता है। इनिशियली 3 साल पढ़ लो, चौथा साल रावे और सब मस्ती करो तभी हो जाएगा। बट अगर आपने उन 4 साल के अंदर स्टडी नहीं करी है डेडिकेशन से, तो डेफिनेटली कोचिंग गाइडेंस कुछ भी कहिए वो रिक्वायर्ड है। बट दोज हु हैव डन देयर 4 years स्ट्रगल प्रॉपरली, कोई कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छे सोर्स लो, बुक से पढ़ो, और अच्छे सोर्स भी कौन है, पेपर को उठाओ, पिछले 5 साल के क्वेश्चन उठा लो, जहां आपको लग रहा है कि ये वाली बुक मैक्सिमम कवर करती है, गो विद दैट बुक। आपने बुक पे बात किया, सर थोड़ा सा कुछ रिकमेंडेशन आपसे भी जानना चाहेंगे कि इतना टाइम से आप हैं एजुकेशन सेक्टर में, तो आपने बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे, देखे भी होंगे, कंटेंट देखा होगा। तो कुछ बुक्स आपको जो लगती हैं भाई ये बुक पढ़ लो, बाकी जितने भी एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे और अच्छे से कवर हो जाएंगे, बाकी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। बेस्ट बुक की अगर बात करूंगा तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया ये वाली बात कि कोचिंग रिक्वायर्ड ही नहीं है कि अगर बच्चे ने 4 साल स्टडी की है। हाँ। सेम इस क्वेश्चन का बुक्स नहीं रिक्वायर्ड है अगर उसने 4 साल स्टडी की है तो। अच्छा। कैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि एबीएम के लिए कौन सी बुक्स पढूं। अब एबीएम के एंट्रेंस में वैसे तो सब जनरल ही है, बट कुछ मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है जो एक्स्ट्रा होता है। अब अगर आपने ग्रेजुएशन में एसएस आचार्य मार्केटिंग के लिए और जोगिंदर सिंह आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ा हुआ है ना, वो दोनों बुक अपने आप में मेरे हिसाब से 1000 पेज के आसपास की हैं। आपने 1000 पेज का ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग पढ़ा है ना, उसी को रिवाइज कर लो, किसी बुक की जरूरत नहीं है। बट आपका ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है बिकॉज ग्रेजुएशन तक नहीं पढ़ा हुआ, अब चाहिए एक छोटी सी बुक, है ना, जो मुझे पढ़ने के अंदर ईजी लगे, मेरा सिलेक्शन करवा दे। तो ये तो मतलब सच है कि शॉर्टकट है ही नहीं कोई सक्सेसफुल बनने का। तो छोटी किताब आर नॉट अ गुड सोर्स। ग्रेजुएशन वाली लाइब्रेरी वाली सारी बुक्स अच्छी हैं बिकॉज वो एक ही कॉन्सेप्ट को, एक ही सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करती है। उसके बाद अगर आपको से के सारा कुछ पढ़ रखा है, मैं अगेन जो बुक्स का नाम बोलने जा रहा हूँ तब बोल रहा हूँ, अगर आपने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ा है, नाउ यू कैन गो विद पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अरुण कात्यायन, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट को समराइज में एक्सप्लेन कर देता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो एसआर कांटवा, बट एसआर कांटवा के जो क्वेश्चन है वो पुराने क्वेश्चन है। पुराने मतलब अगर आप नाबार्ड में, एएफओ में जाएंगे, इनका ट्रेंड हर साल बदलता है। बट आप स्टेट एग्जाम में जा रहे हैं या फिर कोई एमएस एंट्रेंस में जा रहे हैं तो दीज बुक्स कैन बी हेल्पफुल। ओके। सब्जेक्ट वाइज लाइक जो 4 मेन सब्जेक्ट है, ज़्यादातर मेजर पोर्शन है एएफओ में, तो हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी, कुछ आपके चुनिंदा ये मेरे रिकमेंडेड बुक्स हैं। इसका आंसर नहीं कर सकता मैं, कारण ये कि मैं हॉर्टिकल्चर की देखूंगा तो हॉर्टिकल्चर में बहुत सारी बुक है। इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर है, बेसिक हॉर्टिकल्चर है, इसके अलावा बहुत फेमस। हाँ ग्लोस्टस एग्जैक्टली देखो फेमस है ना। अब ये तीनों बुक ही फेमस है अपने आप में। हॉर्टी पढ़ना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। सेम दोस्त एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी का नाम आता है, एक ही बुक का नाम आता है, आप बोलिए। आई थिंक रेड्डी एंड, हाँ एग्जैक्टली, रेड्डी एंड रेड्डी। देखा, सभी को पता है, रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बट अब देखो मैं आपसे पूछता हूँ, जेनेटिक्स के लिए बोला आप कौन सी बुक पढ़ो? जेनेटिक्स का मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली, देखा आपको भी पता है ये वाली बात, मुझे नहीं पता जेनेटिक्स का। है ना। पर आप बीडी सिंह को उठाइए एक बार,
दिन पढ़िए, आप वो किताब छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? वो बड़ी इतनी है, जेनेटिक्स में इतना टाइम चलेगा, बाकी सब्जेक्ट कैसे कवर करेंगे? तो अगेन आपको ना बुक्स नहीं, आपको पैशन और टाइम देना पड़ेगा चीजों को कवर करने के लिए। सोर्स हर जगह अवेलेबल है, बस आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ये थोड़ा-सा एग्ज़ाम के बारे में बात हो गया, थोड़ा-सा फ्यूचर भी देख लेते हैं, क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं वो सच में वर्थ इट होगा कि नहीं होगा? तो कुछ अभी जैसे माहौल चल रहा है, वैकेंसी बहुत कम आई इस बार ईएफओ में और लास्ट ईयर भी ऐसा किए थे। बाद में तो बढ़ा देते हैं, हमें भी नहीं पता। तो क्या सच में आपको लगता है कि फ्यूचर है एग्रीकल्चर में, जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको सफिशिएंट जॉब मिल जाएगा, लाइक सेटल हो जाएँगे 1-2 साल में अच्छी जगह पे? देखो, जॉब्स गवर्नमेंट अगर आप बोलोगे तो उसके लिए तो मुझे यही कहना चाहिए कि ऊँट के मुँह में जीरा जैसी जॉब्स आ रही हैं आजकल, है ना? आपने फिर भी एटलीस्ट 300 वर्ड तो बोल दिया, 300 सुन के तो ठीक लगता है। इफ़को एचजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिज़ल्ट आ चुका है, जिनका सिलेक्शन हुआ उनको मेल आ चुकी है। अच्छा। अभी तक मार्केट में ये क्लियर ही नहीं है कि उसका रिज़ल्ट आया कि नहीं आया। क्यों? क्योंकि वैकेंसी है मुट्ठी भर। कितनी वैकेंसी दी होगी? मेरे हिसाब से 5 से 25 वैकेंसी होनी चाहिए। नंबर डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है। इफ़को सेम टाइम पे क्या कर रहा है? प्राइवेट हायर कर रहा है लोगों को। इफ़को एजीटी की जॉब को कम इसलिए किया गया बिकॉज़ वो प्राइवेट हायर कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट बेसिस पे जा रहा है तो सैलरीज़ अराउंड 40,000 एंड प्राइवेट बेसिस पे उनको 22,000 में हायर कर रहे हैं। तो जब आपको एक कैंडिडेट 22 में मिल रहा है तो 40 में आप क्यों लेना चाहें? सही। तो सी जॉब्स ऑलरेडी कम थी, लेकिन फ्यूचर बोलोगे तो जॉब्स कम होती जा रही है। लेकिन आपका एक और क्वेश्चन था उससे पहले कि जो पढ़ रहा है बच्चा उसे काम आएगा। तो आप समझ के देखिए ना, आज अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपको क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए? कैमरा तो कोई भी ले लेगा ना, बट यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सही। उसके साथ आपको चैनल बढ़ाने के लिए, रीच के लिए आइडियाज होना चाहिए। तो काम तो नॉलेज ही आएगा, बट वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं तो प्राइवेट में आएगा, प्राइवेट में नहीं तो स्टार्टअप में आएगा, स्टार्टअप में नहीं तो कहीं और आएगा। काम तो नॉलेज ही आएगा। तो जो बच्चा इस टाइम पढ़ता है वो काम तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन कहाँ काम आएगा वो फ्यूचर है। बिकॉज अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, बट एग्रीकल्चर को बोलोगे तो गवर्नमेंट की बजाय प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेटाइजेशन जो है एग्रीकल्चर में आपको 10 साल बाद ज्यादा दिखेगा। ओके, तो कुछ लाइक आपके नज़रिए से कौन से ऐसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं डायरेक्टली? एमएससी पीएचडी तो मान लो बाद में हो जाता है, यूजी के बेस पे है। ओके, यार मैंने पहले भी रिक्वेस्ट करी थी, क्वेश्चन थोड़े स्मूथ से चलने चाहिए, है ना? क्योंकि ये वाले क्वेश्चन सुनने में तो इंटरेस्टिंग लगते हैं, जो आंसर सुन रहे हैं उसे भी इंटरेस्टिंग लगता है। बेस्ट जॉब बोलूंगा तो आई विल गो विद यूपीएससी आईएफएस, बेस्ट है अपने आप में। लेकिन यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए 2 चीजें, फर्स्ट टाइम चाहिए, सेकंड फंड चाहिए। क्योंकि आप कोचिंग ना भी लो, कहीं रूम लेके तैयारी करोगे तो 5 से 6 हजार महीने का जाएगा, और 2 साल तैयारी करनी पड़ी तो 1 लाख 1.25 लाख चला गया महीने 2 महीने का। तो बेस्ट बोलूंगा तो यस, यूपीएससी आईएफएस है, नाबार्ड ग्रेड ए है, आईबीपीएस एएफओ है, अच्छी हाईएस्ट सैलरी, हाईएस्ट जो पे सैलरी पे करती हैं। एंड अगर एमएससी और नेट और फिर पीएचडी के बाद जाते हो तो हाँ, साइंटिस्ट की जॉब है, रिसर्च फील्ड है, केवी की है, एआरएस है, ये भी अच्छी जॉब्स है। बट रियलिटी इज आज के टाइम में, मैं 2016 17 18 में जो पढ़ाता था, मैं लोगों को बोलता था एजीटी की तैयारी मत करना, एग्री सुपरवाइजर की तैयारी मत करना, अच्छी जॉब्स नहीं है। पर मैं सेम अपने स्टेटमेंट आज वापस लेता हूँ, आज नहीं बोलता मैं। रीजन, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है कि जो आपको मिल रहा है लेना पड़ेगा, वरना शायद ही मिलेगा ही नहीं। तो इस टाइम पे बेस्ट बोलोगे तो हाँ, सैलरी वाइज जो अच्छी है मैंने बता दी। बट सच बोल लो तो जो एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं ना, जो जॉब मिल जाए वो बेस्ट है, बट पसंद ना आए तो साथ साथ तैयारी करते रहो, अगले एग्जाम को टारगेट करो। ओके। हाँ, आपको तो इसके अलग से रील हम बना सकते हैं, 10 नाम ले सकते हैं जिसपे व्यूज अच्छा है कि, बट ये कहने से कुछ नहीं होता यार। मतलब सैलरी ज्यादा है, बट आप समझो ना कि यूपीएससी आईएफएस क्वालिफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव एन आइडिया एग्जाम होता क्या है, और समझने में 3 महीने लगते हैं बच्चे को। एंड सच्चाई बताऊं ना, मैं आपको रियलिटी जो बता रहा हूँ, आईबीपीएस एएफओ होता क्या है ये बात बच्चे को समझ आती है जब वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देता है। तो ये बोलो पेपर को समझने में 1 साल लग गया है, तैयारी तो सच में बोलो तो 1 साल के बाद ही होती है। 5% ही है सिलेक्शन में से जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं, 95% तो सेकंड थर्ड, देयर आर पीपल जिन्होंने 7th अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया यार। रीजन इज फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज पैटर्न ही समझ नहीं आ रहा। तो एग्जाम को समझना ही 1 साल ले जाता है, तैयारी तो फिर दूसरे साल से स्टार्ट होती है। अभी तो कुछ साल से तो प्रीलिम्स भी डिफिकल्ट कर दिए हैं कि जनरल बैंकिंग जैसा फाइट करा रहे हैं बच्चों को। और थोड़ा जैसे एआई का बूम भी आ रहा है सर एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि जी बैंकिंग जॉब्स ये रहेंगी। एआई का बूम आ रहा है, बैंकिंग जॉब्स रहेंगी तो ऑफ कोर्स देखो जॉब्स तो रहेंगी,
एग्जाम्पल लो कि अगर आपका ये कैमरा एआई से ऑपरेट हो रहा है, स्टिल इस कैमरा को इंस्ट्रक्शन तो आप ही दोगे ना कैसे करना है। तो ऑफ कोर्स जॉब्स पे इम्पैक्ट तो आएगा एआई का। जिन जॉब्स में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, फिक्स पैटर्न है, वो एआई से रिप्लेस हो जाएंगी। बट एक फार्मर को लोन अप्रूव करना है कि नहीं करना, दिस कैन नॉट बी डन बाय द एआई। है ना, आप बोलोगे एआई को आप हिंदी तो सिखा दोगे, लेकिन वो जो लड़कों की कॉन्वर्सेशन होती है रूम के अंदर जाके, क्या वो एआई कभी सीख पाएगा? नेवर, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज एक्सेप्शनल। तो कुछ ऐसा है कि क्लैरिकल जॉब्स हैं ऑफ कोर्स कम होंगी, एंड सेम टाइम पे क्लैरिकल लेवल पे ही अलग जॉब्स बढ़ेंगी जो एआई को हैंडल करेंगे। तो दोनों तरह के इम्पैक्ट दिखेंगे। एंड ओवरऑल बोलूंगा तो हाँ, डिक्रीज तो होगा, वो तो ट्रेंड ही है। 16 से 25 तक का मैं देखूंगा तो हर साल कम ही हो रही है, बढ़ तो ठीक है, सो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चलते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, तो एक दो क्वेश्चंस लाइक अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आपके रिगार्डिंग कि भैया ये बिजनेस चला रहे हैं, टीचर कम है, काफ़ी टाइम से बिजनेस चल रहा है आपके दिमाग में, या फिर मार्केटिंग में आप देखते हैं तो किंग ऑफ मार्केटिंग बोला जाता है। हर एक चीज़ के लिए आप पोक कर देंगे, मतलब कि जितना ज़्यादा आप शो ऑफ करते हैं उतने अदर कोचिंग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों है? बिजनेसमैन, मार्केटिंग, हाँ ये बहुत चलता है आजकल। आपने कुछ लोग बोला, मुझे लगता है कुछ नहीं, काफी सारे। बिकॉज अगर कोई बात मुझे मेरे कमेंट्स में शो हो रही है मेरी वीडियो में, मतलब उसका काफी डिस्कशन चल रहा है। ये वाली बातें आज ही चल रही है, 2020-22 से पहले तो नहीं चलती थी। तो शायद मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो पिछले 2-3 सालों में हो गया होगा, उससे पहले नहीं हुआ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर नहीं हूँ, मैं बाय पैशन एक टीचर हूँ। रीजन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचर ही बनूंगा। बट जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, जब मेरा फीडबैक अच्छा आया, तो मैं इस फील्ड के अंदर आया। एट प्रेजेंट पे अगर बोलूंगा तो टीचिंग अपने आप में पैशन है। पूरे दिन में कुछ करूंगा तो वो पार्ट टीचिंग 1 घंटा भी हो सकती है, 5 घंटे भी, 6 घंटे भी हो सकती है। उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटी। आप मेरा चैनल भी चेक करोगे, सबसे इरेगुलर बंदा मैं हूँ जिसके 1 मिनट के शॉर्ट्स आते हैं। बाकी टीचर्स के फिर भी आएंगे, पर मुझे बाकी भी देखना है। तो मैंने स्टार्ट तो टीचर से ही किया था। और जब मैंने बोला मेरा प्रॉफिट 64,000 था, मुझे कोई जानता ही नहीं था, है ना। अभी मार्केटिंग टर्म के लिए बताता हूँ, मैंने ना जब 2019 में था तब मुझे लगा यार जितने कॉन्टेक्ट्स में सेव करूंगा ना, सबको मैसेज करूंगा, उतने एडमिशन ज्यादा आएंगे। तो मैं सबके नंबर सेव किया करता था। मैं हर किसी का नाम तो नहीं जान रहा, तो कोई भी मुझे मैसेज आता था ना, मैं यस एग्री लिख लेता था। यस एग्री 1, यस एग्री 2, यस एग्री। मैंने ऐसे मैसेज डाला हुआ था कि जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं यस एग्री लिख के मैसेज कर दें। अच्छा। तो मैंने ना रिसेंटली एक कमेंट देखा, और कमेंट नहीं था, मुझे मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। मैंने स्टेटस लगाया और उसने लिखा मार्केटिंग के किंग हो आप। अब बाई चांस पता नहीं वो टेलीग्राम कैसे कर लेता है, मेरे कॉन्टेक्ट सिंक्रोनाइज हो गया, वहां पे लिखा हुआ आया यस एग्री 1896। अब मतलब ये वो है जो 2019 से मेरे साथ है, क्योंकि मैंने 2019 में सेव किया, 20 के बाद तो मैंने करा ही नहीं है। अब 19 से लेके 25 तक, अब 19 में मैं वो बंदा हूं जब मेरा टर्नओवर होगा कुछ 20 से 40 लाख के बीच टर्नओवर, है ना। अब 20 से 40 लाख से मैं करोड़ में आ गया, ना कि टर्नओवर में, है ना। मैं ये कहानी में ये भी चाहूंगा, ये भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ ही लेना, प्लीज बताइए, पहले इस पे कवर कर लेते हैं। तो अब खुद सोचो यार, 19 में बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे साथ जुड़े, सक्सेसफुल हुए, आज डिस्कनेक्ट है बिकॉज वो अपने काम में, मैं अपने काम में। बट जो आज भी अनएम्प्लॉयड है, जो आपको सक्सेसफुल देख के उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो कुछ तो बैड कमेंट्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप बोलो ना मार्केटिंग और बिजनेसमैन, तो सी कोई भी ऑक्यूपेशन आप करेंगे, बड़ा होने और बिजनेस ही दिखेगा। लेकिन लोग आपको जीरो वाली स्टेज से नहीं देख पाएंगे, जहां पे आपने अपनी जॉब को छोड़ के पूरा साल, 2 साल, इनफैक्ट मेरे जो लॉस मेकिंग थे, मैं अपनी इनिशियल सैलरी जो कॉलेज से वो भी नहीं निकाल पाया था। हाँ, उसके बाद मैंने खुद को बड़ा किया, और उस बड़े लेवल पे अगर लोग मेरी डेडिकेशन को बिजनेसमैन बोलना चाहेंगे, आई एम हैप्पी विद दिस टैग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। नहीं, इसमें एक फैक्टर ये भी मैटर करता है कि लाइक जब आपने स्टार्ट किया था तो फीस बहुत हाई रखी थी आपने उस टाइम, राइट। तो उसका क्या मतलब, आपकी उतनी बड़ी टीम भी नहीं थी, क्या रिकवर कर रहे थे? आपकी टीम मैनेज करना है, ऑफिस का खर्चा, बाकी चीजें मैनेज करनी है, तो इतनी हाई फीस क्यों थी उस टाइम? यस ट्रू। यहाँ पे आपने फी हाई के लिए पूछा, तो मैं देखता हूँ कि लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले तो आपकी फी 10,000 थी, बट वो गलत बोलते हैं। मेरी फी ऑनलाइन की 10,000 नहीं थी, 15,000 थी। 10,000 मीन्स की थी, 5,000 प्री की थी। और आज अगर बोलूंगा तो सेम 3,000 के आसपास है। अब 15 से 3 पे क्या होगा, सिंपल सा फैक्ट है इसमें। उस टाइम जब मैं पढ़ाता था, मुझे अब उस प्लेटफॉर्म का नाम भूल गया जो मुझे ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी देता, बिकॉज जूम नहीं था उस टाइम पे। 2018 के अंदर जूम में स्टार्ट ही उसी टाइम पे करा, तो कोई लोकल प्लेटफॉर्म था जैसे मैं यूज करता था। उस प्लेटफॉर्म का चार्ज होता था स्टूडेंट वाइज, के जितने ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे उतना बैंडविड्थ का चार्ज होगा। तो जो आज काम
जूम 5 से 7 हजार में करता है ना, वो उस टाइम पे मंथ का 40 से 50 लाख था। मुझे आज भी याद है 2020 और 21 का टाइम था, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। मेरा ओनली एंड ओनली सर्वर जो बिल था AWS Amazon वेब सर्वर 17 लाख का मेरा बिल था 1 साल का, सिर्फ और सिर्फ सर्वर का। और जब मेरे पास उतने सारे बच्चे भी नहीं है, अब मैं जब 15,000 में पढ़ा रहा हूँ ना, तो एट दैट टाइम आई हैव 100, 150 और 200 एडमिशन। आज ऑनलाइन बहुत सस्ता है, अब यूट्यूब पे है ना, आपको यूट्यूब पे क्या पे करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता ना। उस टाइम पे तो इंटरनेट के चार्जेस कितने थे, आप आज से 3 साल पहले जाएंगे, जब से जियो का फ्री नया इंटरनेट कितना महंगा था, 1 GB आपको मिलता था। आज तो आप अनलिमिटेड 5G एंजॉय कर रहे हैं। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत कॉस्टली थे, पर ये बात कौन जानेगा, जिसने 20 से पहले स्टार्ट किया। 20 के बाद वाली एरा बहुत सस्ती हो गई है ऑनलाइन में, 20 से पहले वाली एरा बहुत कॉस्टली थी। इसके साथ अभी के टाइम पे आप देखते हैं सर कि एग्रीकल्चर के स्पेशली जो एग्जाम्स होते हैं कि लोग यूट्यूब पे दिन में 4-4 से क्लासेस लाइव चला रहे हैं, और बच्चा अगर क्या वहाँ से वो सेलेक्ट हो पाएगा कि जो क्लासेस चल रहे हैं फ्री की इनडायरेक्टली अब ये पूछना चाह रहे हो, क्या उससे उसका सिलेबस कवर हो जाएगा, एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी? हाँ, कि मतलब क्या वो यूजफुल भी है कि बस टाइम वेस्टिंग है कि वो चार क्लासेस देख रहा है लाइव दिन में, बस टाइम जा रहा है उसका। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 4 क्लास नहीं, अगर मैं 2 से 3 बोलूंगा तब भी सफिशिएंट है। लेकिन वो क्लास कैसे होनी चाहिए, आप देखिए ना, जब आपने पॉडकास्ट शुरू किया तो आपने क्या बोला, हेलो वेलकम, आपने अपना नाम लिया, फिर मेरा शुरू किया। हाँ। बिकॉज देयर इज अ सीक्वेंस के पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। एग्रोनॉमी आप पढ़ेंगे, सोइल पढ़ेंगे, हर बार एग्रोनॉमी सोइल क्यों रिपीट करें, बिकॉज एग्रीकल्चर स्टार्ट करोगे तो ये आएगा। तो इफ समवन इज टीचिंग थ्योरी, उसके बाद MCQs करवा रहा है और सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, तो ऑफ कोर्स 4 नहीं 3 क्लासेस भी सफिशिएंट है। पर अगर आप YouTube बोलोगे तो देखो, मैं सच्चाई बताता हूँ, बिकॉज आपने मेरे से बिजनेसमैन मार्केटिंग वर्ड बुलवा ही लिया है। तो सच बात ये है कि बड़ा बनने के लिए बड़े प्लेटफॉर्म पहले से टीचर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ MCQs डिलीवर करो। अब अगर आप मान लो कंटेंट नहीं देना, एग्जैक्टली है ना, कुछ भी नहीं देना। हाँ, अगर आपको पढ़ना हो YouTube से, आज से आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको सिर्फ MCQs दिए जा रहे हैं, आप 3 साल तक पढ़ते रहो, आपका सिलेबस तो भी खत्म नहीं हो रहा, पर आप YouTube से तो हर दिन जुड़ रहे हैं ना, और किसी ना किसी दिन तो आप उसके कूपन कोड से इंप्रेस होंगे ही होंगे ना। लेकिन मार्केटिंग का रूल कहता है कि एक आइटम को 7 बार दिखाओगे तो 7 ही बार बंदा कन्विंस हो जाएगा। आप तो 1 साल से देख रहे हो, तो ऐसा होता है। मतलब आपका फोकस पेड पे ज्यादा है कि YouTube पे ज्यादा है? आगे मेरा कंसर्न ये भी है कि जो टीचर लाइक दिन में इतने क्लासेस ले रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, उसको टाइम कब मिलता है कि जो पेड बैचेस है उसको अच्छे से पढ़ाने के लिए कंटेंट कैसे बनाएगा, कैसे पढ़ेगा, उसको कैसे और इम्प्रूव करके पढ़ाएगा? ये तो मेरा भी क्वेश्चन है, क्योंकि हाँ देखोगे तो हफ्ते में मेरी तो, आप हफ्ता बोल रहे हो, पिछले 1 महीने मैंने कुछ पढ़ाया नहीं यूट्यूब पे, टाइम ही नहीं मिलता यार। आप PPT, लोग कहते हैं PPT रीड करते हैं, भाई साहब PPT बनाने में 10-10 घंटे चले जाते हैं। तो सच बोलो ना, आप एक दिन प्लीज रुको मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा 12 घंटे का वर्किंग आवर एटलीस्ट है मेरा, 13, 14, 15 हो सकता है। यूट्यूब पे उतना टाइम मेंटेन नहीं कर सकते, बिकॉज एक टीचर को 4 घंटे पढ़ाने के लिए 16 घंटे पढ़ना पड़ता है। आज भी पढ़ना पड़ता है, बिकॉज आप उतना सा अगर पढ़ा रहे हो जो 6 साल पहले पढ़ा रहे थे, तो एग्जाम तो उतना सा नहीं पूछ रहा ना, एग्जाम अपडेट हो रहा है, कंटेंट अपडेट करना पड़ेगा और उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। एंड बच्चे को समझना पड़ेगा, अगर आपको सेंस ऑफ कंप्लीशन आ रहा है कि यार आज 7 दिन क्लासेस लगाई मैंने और मेरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब अगले पे चलता हूं, तो दैट यूट्यूब क्लास इज गुड। अगर रैंडमली कुछ भी टॉपिक और कुछ भी MCQs आ गया, इनफैक्ट वो मेरे खुद के चैनल पे होगा, तभी वो अच्छा नहीं है। ओके सर, आई थिंक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। थैंक यू सो मच इसके लिए, आपके टाइम के लिए। इसके अलावा इनमें कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपकी तरफ से, और थोड़ा सा कुछ आपका कुछ फ्यूचर के, भाई मुझे एग्रीकल्चर के अलावा ये इस फील्ड में जाना है, कुछ अगर आपका विजन वगैरह हो तो वो भी जानना चाहेंगे। ओके, मैसेज इज फॉर द स्टूडेंट्स। विमल सर के व्यूअर्स होंगे, मेरे व्यूअर्स होंगे, किसी और के व्यूअर होंगे, है ना। मैसेज फॉर स्टूडेंट, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे तो आपने अगर पूरा वीडियो सुना है, तो इस पूरे वीडियो से निकल के आया होगा एक मैसेज या फिर एक कहिए स्ट्रेटेजी, वो ये कि आपको कुछ चाहिए तो अपने अंदर वो एनर्जी चाहिए जो आपको पूरा टाइम पुश करे उस गोल को अचीव करने के लिए जो आप करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि एंड जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तब आपके 4 साल 4 महीने के अंदर बदल जाते हैं। बड़ा गोल आपने छोटे टाइम के अंदर खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? उसका एक ही कारण है कि कोचिंग का बैच 6 महीने का होता है, तैयारी लोग 1 ही साल करते हैं। ये सब माइंड को ना सिग्नल मिल जाते हैं एनवायरनमेंट से, तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा। बस अपने आप को पॉजिटिव करके ना इस पॉडकास्ट के खुद को बताइए कि मेरा ये गोल है, मुझे इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है प्लान को, और उस प्लान को इम्प्लीमेंट कीजिए। जो भी बातें आपको लगी होंगी कि मुझे ये करना है, उसको करिए। एक बार सोच लिया तो उसे करिए पूरा, बिकॉज ऐसा कहते हैं कि इंसान जो
सोच सकता है वो इंसान कर सकता है, और जो इंसान ने आज तक नहीं सोचा वो आज सोच सकता है। तो सोचिए और करना शुरू कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, यू मोस्ट वेलकम।